हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 12 की जो राजनीति है उसकी तीसरे पाठ, जिसका नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, उसकी ऑलरेडी हम इसके पहले पार्ट को पढ़ चुके हैं, जिसमें 9 प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी रखा गया है, उनको हम पढ़ चुके हैं। उनको आप देख लीजिए। यदि आज उसको ना देखे हो तो ऊपर आई बटन में आप देख लीजिए, मिल जाएगी प्लेलिस्ट, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। आज हम छोटे वाले जो अतिरिक्त प्रश्न हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, और जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए। तो चलिए पढ़ते हैं आज पार्ट 3 के छोटे वाले प्रश्न, जिसमें पहला है, किस देश ने 1990 के अगस्त में कुवैत पर हमला कर दिया? इराक ने। ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म नामक अभियान किसके द्वारा चलाया गया था और क्यों? तो यह संयुक्त राष्ट्र संघ का सैन्य अभियान इराक के खिलाफ था, क्योंकि इराक ने जबरन कुवैत पर अपना कब्जा जमा लिया था। तीसरा प्रश्न जो है, कोई क्लिंटन सरकार ने किस प्रकार की विदेश नीति अपनाई? क्लिंटन सरकार ने सैन्य शक्ति तथा सुरक्षा जैसी कठोर राजनीति के स्थान पर लोकतंत्र के बढ़ावे, जलवायु परिवर्तन तथा विश्व व्यापार जैसे नरम मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच क्या है था? तो यह अमेरिकन सैनिक अभियान था, जिसके अंतर्गत अमेरिका द्वारा सूडान तथा अफगानिस्तान के अल कायदा के ठिकानों पर अनेकों बार क्रूज मिसाइल से हमले किए गए। पांचवा प्रश्न है, 11 सितंबर 2001 के दिन अमेरिका में क्या हुआ था? आतंकवादियों द्वारा न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिणी टावर को उड़ा दिया गया। उस दिन पेंटागन को उड़ाने की ही कोशिश की थी, तो ये अमेरिका ने किया था। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम क्या था? तो अमेरिका द्वारा संचालित यह सैन्य आक्रमण इराक के खिलाफ था। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के पीछे अमेरिका का असली मकसद क्या था? इराक के तेल भंडार पर कब्जा करना और इराक में अमेरिका की मनपसंद सरकार बनवाना। वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सार्वजनिक वस्तु का सबसे अच्छा उदाहरण क्या था? समुद्री व्यापार मार्ग, जिसका इस्तेमाल व्यापारिक जहाज द्वारा किया जाता था। 9वां प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में अधिकतम निर्यात किस देश को किया जाता है? अमेरिका को, लगभग 65%। सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी? सोवियत राजनीतिक प्रणाली समाजवादी विचारधारा पर आधारित थी। अगला प्रश्न जो है, इराक पर अमेरिका आक्रमण के 2 वास्तविक उद्देश्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो 2 वास्तविक उद्देश्य इस प्रकार है, जिसमें पहला है, इराक पर अमेरिका द्वारा आक्रमण का पहला उद्देश्य इराक के तेल भंडार पर अमेरिकी नियंत्रण बनाना। अमेरिका एक विकसित देश है, यद्यपि उसके पास विश्व में लगभग तेल के 40% संसाधन मौजूद हैं, परंतु वह तेल के लिए हमेशा लालायित रहता है। वह इराक सहित सभी तेल उत्पादक देशों को नियंत्रण में रखना चाहता है, ताकि उसकी यातायात, सैन्य और अन्य संबंधित तेल आवश्यकताओं के साधन कभी भी किसी संकट का सामना ना करें। दूसरा जो है, इराक पर अमेरिकी आक्रमण का दूसरा उद्देश्य है कि अमेरिका चाहता है कि इराक में उसकी मनपसंद सरकार कायम रहे, ताकि कुवैत सहित अन्य खाड़ी और तेल उत्पादक देश उसके मित्र और सहयोगी बने रहें। अमेरिका अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए इराक सहित सभी देशों में अपनी मनपसंद सरकार कायम रखना चाहता है। अगला जो प्रश्न है 12वां, इतिहास हमें वर्चस्व के संबंध में क्या सिखाता है? संक्षेप में बताइए, वर्णन कीजिए। तो शक्ति संतुलन के तर्क को देखते हुए वर्चस्व की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक असामान्य परिघटना है। इसका कारण बहुत ही स्पष्ट है। विश्व सरकार जैसी कोई चीज नहीं होती और ऐसे में प्रत्येक देश को अपनी सुरक्षा निश्चित करनी होती है। कभी कभी बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में उसे यह भी सुनिश्चित करना होता है कि कम से कम उसका अस्तित्व बचा रहे। इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में विभिन्न देश शक्ति संतुलन को लेकर बड़े सतर्क होते हैं और आमतौर पर वे किसी एक देश को इतना ताकतवर नहीं बनने देते कि वह बाकी देशों के लिए
भयंकर खतरा बन जाए। ऊपर जिस शक्ति संतुलन की बात कही गई है उसे इतिहास से भी पुष्टि किया जा सकता है। चलन के मुताबिक हम 1648 को इस साल स्वीकार करते हैं जब संप्रभु राज्य विश्व राजनीति की प्रमुख किरदार बने। इसके बाद से 350 वर्ष बीत चुके हैं। इस दौरान केवल 2 अवसर अब जब किसी एक देश ने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर वही प्रबलता प्राप्त की जो आज अमेरिका को प्राप्त है। यूरोप की राजनीति के संदर्भ में 1960 से 1713 तक फ्रांस का दबदबा था। यह वर्चस्व का पहला उदाहरण है। ब्रिटेन का वर्चस्व और समुद्री व्यापार के बूते कायम हुआ है। उसका साम्राज्य 1960 से 1910 तक बना रहा। यह वर्चस्व का दूसरा उदाहरण है। इतिहास यह भी बताता है कि वर्चस्व अपने चरणोत्कर्ष के समय अजेय जान पड़ता है, परंतु यह सदैव के लिए कायम नहीं रहता। इसके ठीक विपरीत शक्ति संतुलन की राजनीति वर्चस्वशील देश की ताकत को आने वाले समय में कम कर देती है। 1960 में लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांस अपराजेय था, लेकिन 1713 तक इंग्लैंड, हैप्सबर्ग, ऑस्ट्रिया और रूस फ्रांस की ताकत को चुनौती देने लगे। 1960 में विक्टोरियाई शासन का सूर अपने पूर्व उत्कर्ष पर था और ब्रिटिश साम्राज्य हमेशा के लिए सुरक्षित लगता था। 1910 तक यह स्पष्ट हो गया कि जर्मनी, जापान और अमेरिका ब्रिटेन की ताकत को ललकारने के लिए उठ खड़े हुए हैं। इसी तरह अब से 20 साल बाद एक और महाशक्ति या कहें शक्तिशाली देशों का गठबंधन उठ खड़ा हो सकता है, क्योंकि तुलनात्मक रूप से देखें तो अमेरिका की ताकत कमजोर पड़ रही है। अगला जो प्रश्न है, आज का जो लास्ट प्रश्न, इसके बाद कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो देखिए, भारत अमेरिका संबंधों का विश्लेषण कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न और बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न। भारत अमेरिकी संबंधों का विश्लेषण। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व अमेरिका ने ब्रिटेन पर दबाव डाला था कि भारत को स्वतंत्रता दे दी जाए, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति का अनुसरण किया। इस कारण से अमेरिका भारत से नाराज हुआ और भारत के विरुद्ध पाकिस्तान को सहायता दी गई। बाद के वर्षों में अमेरिका से संबंध सामान्य बने हैं, परंतु अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को अस्त्र शस्त्रों की निरंतर सप्लाई से संबंधों में मधुरता नहीं आई। यद्यपि अमेरिका ने पाकिस्तान की कश्मीर में घुसपैठ की निंदा कर सराहनीय कार्य किया था। भारत अमेरिकी संबंधों का विश्लेषण। निसंदेह अमेरिका विश्व की एक महाशक्ति है। यह भी सही है कि शीत युद्ध के वर्षों में भारत अमेरिकी गुट के खिलाफ खड़ा था। भारत इन वर्षों में मित्रता की दृष्टि से विश्व की दूसरी महाशक्ति सोवियत संघ और उसके समर्थक देशों के साथ था, लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद उसके 15 गणतंत्र उससे अलग हो गए हैं। सोवियत संघ बिखर गया है, अतः भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करने एवं उसे वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए अपनी विदेश नीति को अमेरिका की ओर बदला। हम यह भी मानते हैं कि भारत के प्रगति के मार्ग में अमेरिका जैसे महाशक्ति अवरोध ला सकती हैं या अपनी शर्तें थोप सकती हैं। ऐसा वह पहले भी करता रहा है। भारत, हमारा कोई भी राष्ट्रीय नेता, राजनीतिक दल हमारे की देश की सुरक्षा पर आंच नहीं आने देगा, क्योंकि यह देश अधिकांश राष्ट्रभक्त नागरिकों का देश है। परंतु वर्तमान परिस्थितियों से देश के लिए आर्थिक और सैनिक लाभ न उठाना और परमाणु समझौते को न लागू करना ही ठीक नहीं ठहराया जा सकता। भारत सभी शक्तिशाली और बड़े देशों के साथ मित्रता के संबंध बनाए रखना चाहता है। भारत और अमेरिका के मध्य हाल ही में परमाणु ऊर्जा के मुद्दे पर एक समझौता हुआ। भारत की लोकसभा में इस मुद्दे पर जोरदार बहस हुई। अंततः यह समझौता लागू हो गया। भारत और अमेरिका के संबंध इस समय बहुत ही मधुर हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका हमारा एक अच्छा मित्र है और मित्र रहेगा। हाल के वर्षों में प्रभावशाली आर्थिक वृद्धि दर के कारण भारत अब संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अनेक देशों के लिए एक आकर्षक आर्थिक सहयोगी बन गया है। अनेक तथ्य यह बताते हैं कि भारत का निर्यात अमेरिका को सबसे अधिक है। भारतीय मूल के नागरिक और प्रवासी भारतीय नागरिक अमेरिका में तकनीकी, इंजीनियरिंग, चिकित्सा और प्रौद्योगिकी सेवाओं में संलग्न हैं। जो लोग भारत और अमेरिका की बढ़ती हुई दोस्ती से भयभीत हैं, वस्तुतः
अमेरिका के प्रति या तो अपने राजनीतिक विचारधारा के कारण दुर्भाव रखते हैं या वह भूल जाते हैं कि अमेरिका और भारत दोनों ही लोकतांत्रिक और उदारवादी देश हैं। यह भी आवश्यक है कि हमें देश की सुरक्षा के साथ किसी भी कीमत पर अनदेखी नहीं करनी चाहिए। अब कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। अमेरिका का वर्चस्व की शुरुआत कब हुई? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा 1991 में। किस देश ने 1990 में कुवैत पर आक्रमण कर दिया था? तो आक्रमण किसने किया था? ईरान ने किया था कि इराक ने किया था? तो उत्तर जो होगा इसका इराक। ओके। प्रथम खाड़ी युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो प्रथम खाड़ी युद्ध जो हुआ था वह हुआ था इराक और संयुक्त राष्ट्र की सेना के बीच। चौथा है आतंकवादियों ने 11 सितंबर 2001 में किसे ध्वस्त कर दिया था? तो किसे कर दिया था? न्यूयॉर्क का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। ओके। पांचवा है 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने किस कुट नाम से इराक पर सैन्य आक्रमण किया? तो ऑपरेशन डेजर्ट के घ नंबर पांचवा का जो होगा वो ग नंबर होगा ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ओके। अगला जो है हेगेमनी शब्द की जड़ें किस देश से जुड़ी है? तो हेगेमनी शब्द की जड़ें जो हुई थी वो यूनान से जुड़ी है। निम्नलिखित में से किसका संबंध वैश्विक अर्थव्यवस्था की एक विशेष समझ से है? तो वैश्विक अर्थव्यवस्था की विशेष समझ से जो होगा वो होगा वर्चस्व से। ख नंबर भारत अमेरिका का दबदबा किन किन देशों में से देखा जा सकता है? तो सैन्य, आर्थिक, सांस्कृतिक, उपयुक्त सभी। तो जिसका उत्तर होगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत के कुल निर्यात का 65% किस देश को जाता है? तो अमेरिका को जाता है। सिलिकॉन वैली में कितने भारतीय काम करते हैं? तो लगभग 3 लाख काम करते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा ग नंबर। तो दोस्तों ये रहा पार्ट 3 के छोटे वाले प्रश्न। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरे चैनल से बने रहिए और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।